फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विल या वसीयतनामा के बारे में। मैं आपको कुछ टेक्निकल पॉइंट्स, कुछ नॉन टेक्निकल पॉइंट्स और कुछ लीगल पॉइंट्स बताऊंगा, जिसको फॉलो करके अगर आप अपनी विल को प्रिपेयर करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है आपके वारिस के बीच में, वो आसानी से कर सकते हैं। जब भी मैं विल के बारे में किसी से अगर बात करता हूं तो लोग कतराते हैं विल बनाने से, क्योंकि विल एक ऐसी चीज़ है जो किसी पर्सन की मृत्यु के बाद ही यूज में आती है, तो लोगों को विल बनाने में डर लगता है। लेकिन कोरोना वायरस और उससे हुई मृत्यु ने, अकस्मात मृत्यु ने अगर मैं बोलूं तो विल की जो इम्पोर्टेंस है उसको बहुत ही ज़्यादा और भी स्थापित किया है। सो इससे ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज़ है उसका बंटवारा सही से हो। इसके लिए विल आसानी से और जल्दी से बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि आप पहले ये आइडेंटिफाई करें कि आपके बेनिफिशियरीज कौन कौन हैं। बेनिफिशियरी वो पर्सन होते हैं जो किसी पर्सन की मृत्यु के बाद उस प्रॉपर्टी के हकदार होते हैं। ये बेनिफिशियरी हो सकते हैं आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस, आपके चिल्ड्रन या कोई और भी, जिसको भी आप बेनिफिशियरी बनाना चाहें। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट करना चाहते हैं तो जो भी एनजीओ है जिसको आप डोनेट कर रहे हैं उसका भी डिटेल्स उसमें मेंशन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है आपका जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी लिस्टिंग। जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज़ है उसको आप लिस्ट करके रखें एक जगह, जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। प्रॉपर्टीज़ में कई तरह की प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। पहली होती है फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है मूवेबल प्रॉपर्टी और तीसरी होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़ में आपके म्यूचुअल फंड, शेयर्स, फिक्स डिपॉजिट्स, ये सब आ जाएंगे इसमें। मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आपकी कार वगैरह आ जाएंगी, जो भी प्रॉपर्टी है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपकी लैंड, बिल्डिंग, फार्म हाउस या ऐसा कोई भी घर, फ्लैट जो भी है वो रहेगा। कई बार हमने पाया है कि कुछ लोग कहीं पे डिपॉजिट करते हैं या कहीं पे म्यूचुअल फंड में निवेश किए हुए रहते हैं काफ़ी पहले से और उसको भूल जाते हैं। इससे ये इंश्योर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसका सही से लिस्टिंग होना विल में बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कुछ लीगल पॉइंट्स जिसको आपको फॉलो करना चाहिए विल को बनाते वक्त। लीगल पॉइंट्स में सबसे पहली पॉइंट है वर्डिंग्स को लेके। जब भी आप विल बनाएं उसकी वर्डिंग्स को काफ़ी सिंपल रखें। इसको मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, क्योंकि लॉ में ऐसा प्रोविज़न है कि एक वर्ड को आप कई तरह से पढ़ सकते हैं। इसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो वर्डिंग रखें वो बहुत ही सिंपल रखें। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने विल में लिख दिया 20 शेयर्स गोज़ टू माई सन्स एंड 10 म्यूचुअल फंड गोज़ टू माई डॉटर। आज के डेट में आपके पास 20 शेयर्स और 10 म्यूचुअल फंड्स हैं। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10, 20, 30 ईयर्स जब भी वो विल यूज़ में आएगी, शेयर्स के नंबर घट सकते हैं या म्यूचुअल फंड के नंबर बढ़ सकते हैं, या शेयर्स और भी बढ़ सकता है, म्यूचुअल फंड और भी घट सकता है। इस केस में अगर इस विल की वर्डिंग को ले जाए तो ये बहुत ही एम्बिग्यूटी क्रिएट करता है, क्योंकि शेयर्स और म्यूचुअल फंड एक ट्रेडेबल थिंग्स है और उसकी वैल्यू और उसकी क्वांटिटी बढ़ती घटती रहती है। दूसरा लीगल पॉइंट है आपका नॉमिनी और जॉइंट होल्डर के बीच में हार्मोनाइज करना विल को। नॉमिनी हम हर जगह बनाते हैं, चाहे आपका बैंक अकाउंट हो, चाहे आपका म्यूचुअल फंड हो, पीपीएफ अकाउंट हो, चाहे कोई भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी हो, नॉमिनी होना बहुत ही आवश्यक चीज़ है। नॉमिनी इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इन केस मेन अकाउंट होल्डर्स डेथ, जो मनी का जो मोबिलाइजेशन है उसको एक्सेस करने का जो पावर है वो नॉमिनी के पास में होता है। जॉइंट अकाउंट होल्डर जो होता है वो भी इक्वल एक्सेस रखता है जो मेन अकाउंट होल्डर रखता है। लेकिन इन दोनों चीज़ों की प्रॉब्लम तब आती है जब आप विल में किसी और का नाम देते हैं, जॉइंट अकाउंट होल्डर या नॉमिनी डिफरेंट रहता है। पिछले सालों कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें नॉमिनी को सिर्फ एक कस्टोडियन माना गया है। रिसेंट होल्डिंग जो आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें ये बोला गया है कि विल में जो नाम दिया रहेगा वो फाइनल रहेगा। नॉमिनी अकाउंट होल्डर या जॉइंट अकाउंट होल्डर दोनों में से जिसका भी नाम विल में रहेगा, विल सुपरसीड एनी अदर डॉक्यूमेंट फॉर द जॉइंट अकाउंट होल्डर और नॉमिनी।
सो आप ये इंश्योर करें कि आप हार्मोनाइज करें नेम्स को, जॉइंट अकाउंट होल्डर, नॉमिनी और इसमें से विल में क्या नाम आप दे रहे हैं। सो विल सुपरसीड। प्रॉब्लम आपको तब भी आएगी, मान लीजिए नॉमिनी कई बार लोग असाइन नहीं करते हैं। सपोज देर आर पर्सन्स एक्स एंड वाई और उनका मान लीजिए एक सन है हु लिव्स अब्रॉड, मान लीजिए कोई विदेश में रहते हैं। सो नॉमिनी लोग असाइन नहीं करते हैं टैक्स इश्यूज़ की वजह से, टैक्स कंप्लायंस की वजह से। या एक केस लीजिए मिस्टर एक्स एंड वाई, अगर उसमें डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही है, उनके नाम में कई सारी प्रॉपर्टीज़ है, अगर उन्होंने नॉमिनी असाइन नहीं किया है तो एक डिजास्टरस सिचुएशन हो जाता है प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना। थर्ड पॉइंट आता है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट है, कैन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी द बेनिफिशियरी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम एग्जीक्यूटर भी बोल सकते हैं। एग्जीक्यूटर वो पर्सन होता है जो विल को एग्जीक्यूट करता है और वो इंश्योर करता है कि विल में जो भी चीज़ें मेंशन की हुई हैं वो उसी तरीके से आगे प्रोसीड हो और जिसको जो मिलना है वो मिले। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या एक जो बेनिफिशियरी है, जो वारिस है, क्या वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटर बन सकता है? कानून के हिसाब से बोले तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बन सकता है। लेकिन इसमें कुछ अड़चनें आती हैं प्रोसीडिंग्स को लेके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप थर्ड पर्सन, कोई लीगल फर्म या कोई लॉयर को अगर आप एग्जीक्यूटर अपॉइंट करते हैं तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट प्लेसेस में है तब हर जगह जाके प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल होगा और उसमें डिले होगा। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, मान लीजिए अगर किसी ने विल को चैलेंज कर दिया कोर्ट में दैट ही डजंट अग्री विद द विल, तब और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है विल को पूरा एग्जीक्यूट होने में। ये तो डिसएडवांटेज होते हैं थर्ड पर्सन को अगर आप एग्जीक्यूटर बनाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपका जो बेनिफिशियरी है अगर वो एग्जीक्यूटर बनता है तो उसके क्या फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि उसका वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है, जो एग्जीक्यूटर है उसका भी वेस्टेड इंटरेस्ट है विल में कि उसको भी कुछ मिलना है, तो वो भी चाहेगा कि विल का जो एग्जीक्यूशन है, विल का जो प्रोसीडिंग्स है वो जल्दी से हो ताकि सारी चीज़ें आसानी से और जल्दी से निपट जाए। ये इसका फ़ायदा है। बट नुकसान क्या है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। मिस्टर एक्स के मान लीजिए सन है मिस्टर ए, अगर मिस्टर ए उनके वारिस भी है और उनके लीगल एग्जीक्यूटर भी है तब जाके यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है विल बनाने वाले के ऊपर में कि वो किसको एग्जीक्यूटर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है कि क्या आप अपने विल को रजिस्टर करना चाहिए। विल को रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगली यू आर नॉट बाउंड टू डू इट, आप चाहे तो करा सकते हैं चाहे नहीं करा सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आपकी विल को रजिस्टर करें जिससे कि रजिस्ट्रार ऑफिस आपको विल पे एक स्टैम्प देगा और वो एक विटनेस बन जाएगा जिससे कि आपकी जो विल की लेजिटिमेसी है, उसकी ऑथेंटिसिटी है, वो एक तरह से इंश्योर हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी। ये पहला फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा है आपके विल को रजिस्टर करने का कि मान लीजिए अगर आपकी प्रॉपर्टी डिफरेंट प्लेसेस में है तब प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन के समय प्रोबेट की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोबेट एक विल की कॉपी होती है जो इंश्योर करती है कि आपकी विल लेजिटिमेट है। तो अगर प्रोबेट नहीं है आपकी विल तो प्रॉपर्टीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है और ज़्यादा टाइम भी लगता है। इसके लिए विल को आपको रजिस्टर करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। लास्ट पॉइंट है कि आपको विल को अपने रेगुलरली रिव्यू करना है। विल बनाना इज़ नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। आपने एक बार अगर विल बना दिया, फ्यूचर में मान लीजिए आपके नॉमिनी का प्रेफरेंस चेंज हो गया, आप किसी और को अपना बेनिफिशियरी बनाना चाहते हैं, उस समय आपको विल रिव्यू करना पड़ेगा। आपकी फैमिली में कोई बर्थ होती है, कोई डेथ हो रही है, कोई सेपरेशन हो रही है, कोई मैरिज हो रही है, इन सारे केसेस में विल को फिर से चेंज करना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए ये एडवाइजेबल रहता है कि आप विल को रेगुलरली रिव्यू करते रहें और उसमें जो भी चेंजेस हैं वो करते रहें। अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखें और अपने विल को प्रिपेयर करें तो आपके विल के अनुसार जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र है वो आसानी से हो पाएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।